स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 29 केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, जिसे हिंदी में कहेंगे मानव में रासायनिक समन्वयन के टॉपिक थायराइड ग्लैंड, हिंदी में कहेंगे थायराइड ग्रंथि का अध्ययन करेंगे। थायराइड ग्रंथि का अध्ययन करेंगे। सो टॉपिक इज थायराइड ग्लैंड। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थायराइड ग्लैंड में सम स्पेसिफिक पॉइंट्स का अध्ययन हम करेंगे। फर्स्ट है ओरिजिन, नेक्स्ट वेट, नेक्स्ट कलर ऑफ थायराइड, शेप, लोकेशन एंड internal structures, it means cells of thyroid gland, and next hormone of thyroid gland. First of all, origin, it means उत्पत्ति, एंडोडर्मल यानी आंतरिक जनन स्तर से उत्पत्ति होती है, ये बोल सकते हैं। एंडोड्रम जनन स्तर से निर्मित। नेक्स्ट है वेट। थायराइड ग्लैंड का अगर हम वेट देखें अप्रोक्सीमेटली होता है 25 ग्राम, 25 ग्राम्स। नेक्स्ट कलर, सामान्यतः थायराइड ग्लैंड पिंक कलर की होती है, यानी गुलाबी कलर की है। नेक्स्ट है लोकेशन और पोजीशन, कि स्वस्थ मनुष्य में थायराइड ग्लैंड कहाँ स्थित होती है। नेक रीजन में यानी गिरवा क्षेत्र में, श्वास नली ट्रेकिया कहेंगे के अधर यानी वेंट्रल पार्ट पर, अधर व पार्श्व भाग में श्वास नली से जुड़ी हुई, श्वास नली से जुड़ी हुई। वंस अगेन, सामान्यतः थायराइड ग्लैंड ट्रेकिया के अधर वेंट्रल पार्ट आगे वाला बोल सकते हैं, वह लेटरल पार्श्व भाग में वह श्वास नली से जुड़ी भी रहती है, यानी श्वास नली के अधर और पार्श्व भाग में साथ में उससे जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है शेप। शेप है एच शेप। नेक्स्ट है इट इज ए लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, मानव की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके अलावा प्लेसेंटा आता है एक मादा मनुष्य में या मादा स्तनधारी जीवों में। प्रेगनेंसी के दौरान अप्रा या प्लेसेंटा नामक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का निर्माण होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के अभाव में या प्रेगनेंसी नहीं होने की स्थिति में प्लेसेंटा का निर्माण नहीं होता है।
यदि प्लेसेंटा है ऑप्शन में तो मानव की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि प्लेसेंटा होती है, परंतु एक तो वो नर मनुष्यों में नहीं है, नर स्तनधारी जीवों में नहीं है, केवल मादा में है, मादा में भी प्रेगनेंसी के दौरान है। तो ये बोल सकते हैं थायराइड ग्लैंड मानव की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट है इसकी स्ट्रक्चर, संरचना, ये बोल सकते हैं फिगर ऑफ थायराइड ग्लैंड। वंस अगेन नेक्स्ट पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड फिगर ऑफ थायराइड ग्लैंड। स्टूडेंट्स, ये मानव का सहायक श्वसन अंग ट्रेकिया, ये है ट्रेकिया, श्वास नली। देखो नाम से स्पष्ट है, पहले भी ये बिंदु हम ले चुके हैं। नली आकार की संरचना है, श्वसन में इसकी उपयोगिता होती है, इसलिए इसको श्वास नली कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है मनुष्य में, ये लेरिंग्स, कंठ कहते हैं जिसे, यह स्वर यंत्र, मानव में साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। जो साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं वो लेरिंग्स से उत्पन्न होती है, यह लेरिंग्स द्वारा उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, श्वास नली के दोनों ओर का अर्थ है पार्श्व में व अधर भाग में पिंड नुमा संरचना के रूप में, लोब लाइक संरचना के रूप में थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। यह है थायराइड ग्लैंड। यहां ये है गोलाकार पुट्टा कोशिकाएं पाई जाती हैं इसमें। जिन्हें फोलिकुलर सेल भी कहते हैं। ये न्यूक्लियस, ये है थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट इसकी ये सेल है, इन सेल को बोलते हैं फोलिकुलर सेल, पुट्टा कोशिकाएं। इनके मध्य में भी पाई जाती हैं, जैसे ये दो पुट्टा कोशिका, इनके बीच का ये गैप है, इस गैप में पाई जाती हैं सी सेल्स। दोनों दो हैं संख्या में, ध्यान कर लेना। श्वास नली के दोनों ओर है, पिंड लाइक संरचना के रूप में या एच शेप में है। इस संरचना यानी दोनों लोब लाइक संरचना या थायराइड ग्रंथि, दोनों थायराइड ग्लैंड एक संयोजी ऊतक द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं, जिसे कहते हैं इस्थमस। इस्थमस क्या है? संयोजी ऊतक है जो दोनों थायराइड ग्लैंड को आपस में संयोजित करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें सी आकार के रिंग पाए जाते हैं श्वास नली में, जो सामान्यतः श्वसन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, क्योंकि वायु के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, ये बोल सकते हैं, या वायु के अभाव में श्वास नली पिचक सकती है। इसे पिचकने से रोकने के लिए इसमें सी रिंग उपस्थित होते हैं, सी वलय पाए जाते हैं। ये सामान्यतः है फिगर किसका है? ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब दो बिंदु इसमें देखेंगे हम। सेल्स के बारे में एक शेप देख लेते हैं। देखो यहां से अगर हम देखें, दूसरा यहां से देखें, इस ओर देखें, नीचे सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन, ये सेकंड स्ट्रेट लाइन, ये दोनों का कनेक्टिव लिंक, इट मीन्स एच शेप स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है सेल्स। देखो दो बिंदु अगर हम इसका लें, नंबर कितनी बनाई है? 1 2, इट मीन्स 1 पेयर। नेक्स्ट अगर हम मेल फीमेल में बात करें, फीमेल्स में, महिलाओं में
थायराइड ग्लैंड मेल की तुलना में लार्ज इन साइज होती है, बड़ी होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, फर्स्ट सेल्स हैं इसमें फोलिकुलर सेल, पुट्टक कोशिकाएं, सामान्यतः राउंड शेप संरचनाओं को, गोलाकार संरचनाओं को पुट्टक कहते हैं, अतः इन सेल्स को पुट्टक कोशिकाएं कहते हैं। थायराइड ग्लैंड में देखो अनेक संरचनाएं बनाई हैं, तो प्रत्येक थायराइड ग्लैंड में अनेक छोटी छोटी लार्ज स्मॉल इन साइज राउंड शेप स्ट्रक्चर्स उपस्थित होती हैं, जिन्हें थायराइड ग्लैंड, जिन्हें फोलिकुलर सेल्स कहते हैं। थायराइड ग्लैंड में अनेक छोटी छोटी गोलाकार पुट्टक, वंस अगेन थायराइड ग्लैंड में अनेक छोटी छोटी गोलाकार पुट्टक सेल्स पाई जाती हैं, या ये बोल सकते हैं इन सेल से बनी होती है। इनकी गुहा में यानी इन सेल्स में जेली लाइक, जेली सदृश पीला व पारदर्शी कोलाइडी पदार्थ उपस्थित होता है, पदार्थ पाया जाता है। यह है आयोडीन युक्त ग्लाइकोप्रोटीन, वंस अगेन यह आयोडीन युक्त ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ को आइडोथायरो ग्लोब्यूलिन कहते हैं। ये बिंदु ध्यान में रखना आपको कि आइडोथायरो ग्लोब्यूलिन किसे कहते हैं। पहला क्या है, देखो थायराइड ग्लैंड में अनेक पुट्टक गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें पुट्टक सेल्स कहते हैं, फोलिकुलर सेल्स। इनमें जेली सदृश कोलाइडी ट्रांसपेरेंट पीला एक तरल उपस्थित होता है, जो कि सामान्यतः आयोडीन युक्त ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, यानी आयोडीन के साथ साथ उसमें ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। उस पदार्थ को बोलते हैं आइडोथायरोग्लोब्यूलिन कहते हैं। दूसरा है सी सेल्स, वंस अगेन फोलिकल्स के मध्य या पुटकों के बीच संयोजी ऊतक वंस अगेन पुटकों के बीच संयोजी ऊतक से निर्मित स्ट्रोमा पाया जाता है। तरल को ही बोलते हैं स्ट्रोमा। अगर आपको ध्यान में हो, क्लोरोप्लास्ट में पढ़ा है 11th क्लास में हमने, स्ट्रोमा पाया जाता है, जिसमें सी सेल्स या इनको बोलते हैं पैरापुटकीय पाई जाती है। नेक्स्ट है हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड।
hormones of thyroid gland कि थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, थायराइड ग्लैंड में मुख्यतः दो प्रकार की सेल उपस्थित होती हैं। फर्स्ट है फोलिकुलर सेल, इनको तो हिंदी में कहेंगे पुटकीय कोशिकाएं। अनेक छोटी छोटी गोलाकार सेल्स को फोलिकुलर सेल कहते हैं। ये सामान्यतः सभी पुट्टक कोशिकाएं, ये सभी पुट्टक कोशिकाएं। सेकंड सेल हैं सी सेल्स, सी कोशिकाएं। ये इनको पेरापुट्टकीय कोशिकाएं भी कहते हैं। इससे सामान्यतः जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो है फर्स्ट थायरोक्सिन, ये इसे क्या बोलते हैं टेट्राआइडोथायरोनिन, थायरोक्सिन या टेट्राआइडोथायरोनिन, ये बोल सकते हैं इसे टेट्राआइडोथायरोनिन या थायरोक्सिन, एक ही नाम है दोनों। सामान्यतः अगर हम देखें इसका निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन दो संरचनाओं से होता है। एक है आयोडीन प्लस टायरोसिन, दोनों को सामूहिक रूप से बोलते हैं थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का अगर रासायनिक संगठन पूछे तो आयोडीन प्लस टायरोसिन। दूसरा है कुल मात्रा का है 65 से 90%। नेक्स्ट है ट्राईआइडोथायरोनिन, थायरोनिन, ऊपर वाले को टेट्रा बोलते हैं, ये ट्राई है। ये दूसरा हार्मोन से जो पुट्टक कोशिकाओं से स्रावित होता है। पहला तो आ जाएगा, इसको ध्यान रख लेना, शॉर्ट में T4 बोलते हैं, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं T3। ट्राई 4 को क्या बोलते हो आप टेट्रा, तो अन्य नाम में है T4 या यहाँ भी T4 बोल सकते हैं। पहला तो है यह T4 की तुलना में सक्रिय होता है, की तुलना में सक्रिय, फर्स्ट। दूसरा है मात्रा, क्वांटिटी लगभग है 10%, लगभग 10%। अगर ये आ जाए थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन का अर्थ है T3 प्लस T4। अगर T3 की कुल मात्रा पूछे 10%, T4 का रासायनिक संगठन आयोडीन प्लस टायरोसिन। सेकंड है ये वाली सेल सी सेल्स, इससे स्रावित होते हैं सी सेल्स, अन्य नाम क्या है पेरापुटकीय द्वारा कैल्सिटोनिन
कैल्सिटोनिन, नाम से स्पष्ट है कैल्शियम से संबंधित कार्य होगा। कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावण होता है। सामान्यतः यह है इसका फंक्शन। ब्लड में यानी रक्त में कैल्शियम आयनों की सांद्रता को बढ़ाना। वंस अगेन, ब्लड में कैल्शियम की सांद्रता को कम करता है भैया। अब देखो देह में कैल्शियम कहाँ है? बोन्स में व टीथ में। सामान्यतः कम करेगा तो वापस ब्लड से कैल्शियम कहाँ जाएगा? अस्थियों में जाएगा, तो यह अस्थियों के विघटन को कम करता है। नेक्स्ट है, यह अस्थियों के विघटन को कम करता है। ये सेकंड है। नेक्स्ट अगर हम देखें थायरोक्सिन के कार्य, अगर सामूहिक रूप से देखें थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य, अनेकों कार्य संपन्न होते हैं इसके द्वारा। जैसे पहला है यह जीवन की रफ्तार बढ़ाता है। अच्छा बिंदु है ये कि जीवन की रफ्तार से संबंधित हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन। कैसे बढ़ाता है? क्योंकि यह ऑक्सीकारक उपापचय, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीकारक उपापचय को बोलेंगे ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर ऊर्जा उत्पादन की दर बढ़ाता है। ये पूछा जा सकता है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म कार्य किसका है? दूसरा है नेक्स्ट ग्लैंड हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड, तो ये उसके हार्मोन है, उनका भी ये नियमन करता है। तंत्रिका स्रावी रसायन एड्रिनलिन व नोर एड्रिनलिन एड्रिनलिन की क्रियाविधि को बढ़ाता है, क्रियाविधि को बढ़ाता है। नेक्स्ट है तीसरा जो मुख्य है, मेंढक के टेडपोल लार्वा, यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आता है इसमें। टेडपोल लार्वा को वयस्क में, एडल्ट बोलेंगे, कायांतरण करने में या कायांतरित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। ऐसे बोलेंगे टेडपोल लार्वा ये एडल्ट में परिवर्तित होगा वयस्क में, इसे तो बोलते हैं कायांतरण, इंग्लिश में बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? थायरोक्सिन की या आयोडीन की।
अच्छा बिंदु है ये जैसे आ जाएगा कि थायराइड ग्लैंड के अल्प स्रावन से टेडपोल लार्वा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह कायांतरण प्रक्रिया नहीं दर्शा पाएगा, यानी वयस्क में परिवर्तित नहीं हो पाता है। काय अंतरण, काय के अंदर कुछ बदलाव होंगे जिससे अल्प विकसित लार्वा सुविकसित वयस्क में बदलता है, उसे कायांतरण कहते हैं। नेक्स्ट है, यह आधारी उपापचयी दर में वृद्धि करता है। यह बेसिक मेटाबॉलिक रेट, हम देखो इसको BMR भी बोलते हैं, BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट, आधारी उपापचयी दर बोलेंगे, आधारी उपापचयी दर हिंदी में, को बढ़ाता है, वृद्धि करता है, और वृद्धि करेगा तो ऐसी स्थिति में हार्ट बीट भी अधिक बढ़ती है। नेक्स्ट है, यह है प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट है शरीर ताप, बॉडी टेम्परेचर, सामान्यतः शरीर ताप हाइपोथैलेमस का पढ़ेंगे हम नर्वस सिस्टम के चैप्टर में। नेक्स्ट है ग्लूको नियोजेनेसिस, आदि का भी नियमन करता है, या ये बोल सकते हैं प्रेरित करता है। प्रेरित करता है यानी प्रोटीन संश्लेषण को प्रेरित करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है। सो स्टूडेंट्स, today's topic is completed. So thanks. Have a nice day.